इस वीडियो में मैं माया की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। माया एक 3D एनिमेशन का टूल है। 3D मतलब जिसको 3 डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट। ये 3 डायमेंशन से कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनता है। 3D सॉफ्टवेयर्स में कई सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे 3ds Max है, माया है, सिनेमा 4D, ब्लेंडर, इवन आर्किटेक्चरल या सिविल कैड रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स है, जैसे रिवेट, ऑटोकैड भी है, स्केचअप भी है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर माया सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेसिफिकली एनिमेशन में यूज होता है। चाहे कैरेक्टर एनिमेशन करना हो आपको, मूवी मेकिंग में ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। ब्लेंडर भी बाद में हम कवर करने वाले हैं। मैं इंटरफेस से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले माया स्टार्ट करने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखता है, यहाँ पर ऊपर है मेनू बार और उसके नीचे है स्टेटस लाइन। माया एक बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप ये सीरीज को फॉलो करो। मैं एक एक करके सारे टूल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये काफ़ी बड़ा प्लेलिस्ट बनेगा माया का। इसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, मैं कुछ चीज़ें आपको बता के रखता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हम करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग से, यानी जो भी हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको मॉडलिंग कहते हैं। चाहे कैरेक्टर हो, चाहे फर्नीचर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं उसको मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है टेक्सचरिंग, यानी जैसे मैंने कोई ग्लास बनाया तो उसको ग्लास का टेक्सचर देना है। मग बनाया, उसको प्लास्टिक का टेक्सचर देना है, कलर देना है, कोई पैटर्न उस पर लगाना है। मेटल, सिरेमिक, वुड, प्लास्टिक, रबर, लेदर, ये ऐसे मटेरियल्स अगर क्रिएट करने हैं तो वो सब टेक्सचरिंग में आता है। और मैपिंग, यानी उसके ऊपर जो भी पैटर्न हम लगाते हैं उसको मैपिंग कहते हैं। तो मॉडलिंग, उसके बाद टेक्सचरिंग, उसके बाद तीसरा आता है लाइटिंग। जैसे रियलिटी में लाइट्स होते हैं उसी तरह 3D सॉफ्टवेयर के अंदर भी लाइट्स होते हैं। स्पॉटलाइट हो, जैसे हम बल्ब लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, या फिर डायरेक्शनल लाइट हमें कोई लगाना है तो वो 3D सॉफ्टवेयर के अंदर भी होते हैं। नेचुरल लाइट भी होता है, इनडायरेक्ट लाइट कैलकुलेशंस भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। ये भी मैं पूरा आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। लाइटिंग के बाद एक पार्ट है कैमरा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, लाइटिंग में एक टर्म होती है फोटो रियलिस्टिक लाइटिंग, यानी आपका रेंडर इतना अच्छा आना चाहिए कि वो लगना नहीं चाहिए कि वो 3D में बना है। तो फोटो रियलिस्टिक रेंडर के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, आपको लाइटिंग का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लुमेन क्या है, कैंडेला क्या है, लक्स क्या है, केल्विन क्या है, और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लाइटिंग की जाती है। जैसे कि पहले एम्बिएंट लाइट क्यों सेट करते हैं, इंटीरियर लाइट करना है तो क्या करना है, एक्सटीरियर लाइट करना है तो क्या करना है, डे टाइम, नाइट टाइम। फिर एम्बिएंट लाइट सेट करने के बाद फिर लाइट सोर्सेस, आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस को कैसे एडजस्ट करना है, 3 पॉइंट लाइटिंग क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी की सारी मैं इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ। तो लाइटिंग चैप्टर एक ऐसा है कि जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड नहीं है। चाहे आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अभी तो मार्केट में माया चल रहा है, हो सकता है 10 साल बाद कोई और सॉफ्टवेयर आ जाए, तो भी लाइटिंग के फंडामेंटल्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में फोटो रियलिस्टिक रेंडर कर सकते हो। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ। जैसे कि आपने ड्राइविंग सीख लिया तो चाहे मार्केट में कोई भी नई गाड़ी आने दो, आपको फिर से उसका ड्राइविंग क्लास लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्राइविंग के फंडामेंटल सेम रहने वाले हैं। तो ये कुछ इसी तरह से है। तो एक बार आपको फंडामेंटल्स अच्छे से पता चल गए, मॉडलिंग से लेके वो स्टार्ट होता है रियल वर्ल्ड साइज का ही मॉडल क्यों बनाना है। लाइट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, लाइट मीटर क्या होता है, बहुत सारी चीजें इसमें आएगी। फ्रेनेल लेंस क्या होता है, बार्नडोज क्या होते हैं, ये सब अगर आपको अच्छे से पता है तो आप फ्यूचर में कोई भी सॉफ्टवेयर आने दो, आप फोटो रियलिस्टिक रेंडर कर सकते हो, मेरी ये वीडियोस को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली। तो इसको प्रॉपरली पहले से फॉलो करो। कैमरा एक चौथा पार्ट है, जहां पर जैसे रियलिटी में कैमरा होता है, एसएलआर कैमरा, डीएसएलआर में जो भी शटर स्पीड है, अपर्चर स्टॉप है, फिल्म आईएसओ है, ये सारी चीज़ें 3D कैमरा के अंदर भी आती है। कैमरा के भी फंडामेंटल्स, जैसे कि अगर 2 पर्सन बात कर रहे हैं तो कैमरा कैसे होना चाहिए, या फिर मास्टर शॉट क्या होता है,
काउबॉय शॉट क्या होता है, लॉन्ग शॉट क्या है, ये सारे शॉट के टाइप्स भी मैं इसमें अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकलिटीज कवर करने वाला हूँ। उसके बाद एक पार्ट आता है, वैसे ये बाद में ऐसे नहीं है, ये अलग अलग मॉड्यूल्स है, थोड़ा एक दूसरे में मिक्सिंग भी होता है। कुछ स्टूडियोज में मॉडलिंग के बाद पहले लाइटिंग भी किया जाता है, उसके बाद भी टेक्सचरिंग किया जाता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, गेमिंग कर रहे हो या फिर आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होता है। कैमरे के बाद जैसे कि एक है डायनामिक्स। डायनामिक्स में पार्टिकल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स जिसको हम कह सकते हैं, या कोलिजन ऑब्जेक्ट के, मुझे कोई भी दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से कोलिजन दिखाना है, दो कार एक दूसरे से टक्कर हो रही है उनकी और ब्लास्ट हो रहा है, कुछ ऐसे मूवीज में दिखा दे, तो एक्चुअल ब्लास्ट करने से अच्छा है मैं उसको 3D में भी बना सकता हूँ अगर चाहूँ तो। कोई फाउंटेन दिखाना है, जैसे मम्मी मूवी में आपने देखा था कि सैंड का स्टॉर्म आया था, ये सब स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर बनते हैं, वो आता है डायनेमिक्स में। उसके बाद एक पार्ट आता है वो है रिगिंग। रिगिंग यानी किसी भी दो चीज को एक दूसरे से जोड़ना, इन सिंपल टर्म्स। जैसे अगर मैंने कार का एनिमेशन बनाया है, कार जैसे रोड पे जा रही है तो उसके व्हील रोटेट हो रहे हैं, और जितना डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगी उतना ही व्हील का रोटेशन भी होगा, ये एनिमेशन में भी आता है। और कार के साथ व्हील्स जाएंगे तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कार का डोर खुलता है उसके जहाँ पे जॉइंट होता है वहां से, और वो डोर भी कार के साथ मूव होता है, वो कार के साथ बंधा होता है, तो ये सब रिगिंग में आता है। कैरेक्टर रिगिंग में ऑब्वियसली जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं, वैसे ही बोन्स हम यहाँ पर बना सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं, उसके इन्फ्लुएंसेस स्किन पे हम सेट कर सकते हैं, ये सब आता है रिगिंग के अंदर। और उसके बाद एक आएगा स्किनिंग। जो भी हमने रिग बनाया है उसमें कंट्रोलर्स वगैरह आते हैं, वो सब उस कैरेक्टर के साथ स्किन करना, बाइंड करना, उसको स्किनिंग कहते हैं। इसके बाद एक पार्ट आएगा रेंडरिंग। तो रेंडरिंग में जो भी हमने बनाया है उसका फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट कैसे लेते हैं, ये भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। अब ये सारे जो स्टेप्स है, जैसे मैंने इंटरफेस से स्टार्ट किया था, और एनिमेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है एनिमेशन। इसमें एक्चुअल एनिमेशन यानी जैसे पाथ एनिमेशन आ गया, ऑब्जेक्ट एनिमेशन तो आ ही गया, लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन के अंदर पोज टू पोज एक्शन, उसका जैसे कोई बंदा कुर्सी से उठ रहा है और कहीं जाके पानी का ग्लास उठा के पानी पी रहा है, तो इसमें बहुत सारे पोजेस आते हैं, तो प्योर कैरेक्टर एनिमेशन भी इसमें कवर होगा। ग्राफ एडिटर, ट्रैक्स एडिटर कैसे यूज करना है, रीड कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये तमाम चीजें मैं कवर करूंगा। फेशियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ब्लेंड शेप जैसे कुछ ऑप्शंस है जहाँ पे मैं फेशियल, लिपसिंग, AIOU या एंग्री, सैड, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन, लिप एक्सप्रेशन, ये सब एनिमेट कैसे करते हैं, ये भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी। अब जैसा आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो जब मैं इंटरफेस में गया, सबसे पहले ऊपर तो मेनू बार आता है, लेकिन 2 नंबर पे आता है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन के अंदर मैं जो भी स्टेटस सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने एनिमेशन सिलेक्ट किया तो ऊपर की तरफ के मेनू एनिमेशन के हिसाब से चेंज होंगे। अगर मैंने स्टेटस में पॉलीगॉन यानी मॉडलिंग का एक पार्ट है, हम बाद में पॉलीगॉन, नर्व, सब डिविजन सरफेस, ऐसे अलग अलग सरफेसेस भी देखने वाले हैं, तो अगर मैंने पॉलीगॉन सिलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, तो इसको स्टेटस लाइन कहते हैं। उसके नीचे है शेल्फ। शेल्फ में यूजुअली जो रेगुलर लगने वाले टूल है, जैसे इसमें हजारों टूल है, लेकिन अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और अभी के लिए मुझे कुछ 4-5 टूल लगने वाले हैं, तो उसको मैं शेल्फ में लाके रख सकता हूँ और वहां से पिक कर सकता हूँ। जैसे किचन में बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है, लेकिन जो रेगुलर लगने वाले मसाले या शक्कर वगैरह, नमक जो होता है, वो हम ऐसी जगह पे रखते हैं जो इजीली एक्सेसिबल हो, तो ये इस तरह का शेल्फ है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में टूल बार है, ये है वर्क एरिया या इसको व्यू पोर्ट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। राइट साइड में चैनल बॉक्स, लेयर एडिटर, एट्रीब्यूट एडिटर, ऐसे कई सारे विंडोज ओपन होंगे। वो क्या विंडोज है ये भी हम एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नीचे की तरफ कुछ आपको ऑप्शन दिखेंगे, इसमें ये है टाइम लाइन जिसके ऊपर फ्रेम्स है, और उसके आगे है प्लेबैक कंट्रोल्स, प्ले बटन, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड के बटन्स है एनिमेशन प्ले करने के लिए। और ये जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ टाइमलाइन पे, एक डार्क लाइन आती है, इसको प्ले हेड कहते हैं। तो प्ले हेड
मैं स्टार्टिंग पे 1 पे रखता हूँ। उसके नीचे है रेंज स्लाइडर, यानी आपको टाइमलाइन पे या टोटल फाइल में कितना रेंज लेना है फ्रेम्स का एनिमेट करने के लिए। तो ये रेंज स्लाइडर है, यहाँ पे इनिशियल फ्रेम और फाइनल फ्रेम आता है, और टोटल रेंज भी आता है 1 से लेके 48 तक टोटल रेंज है। उसमें अभी हमने ऑक्युपाई किया है 1 to 24 फ्रेम्स। तो ये रेंज स्लाइडर है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। स्टार्ट एनिमेशन का स्टार्ट भी मैं कहीं और से कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग फ्रेम ही 12 रखा, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। यूजुअली कोई एनिमेशन करने के बाद किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे फोकस करना है काम करने के लिए, तब ये ज़्यादा काम आएगा, हम बाद में इसको देखेंगे। उसके नीचे कमांड लाइन जैसे माया, एम्बेडेड लैंग्वेज, मेल या पाइथन जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ और भी कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हैं। इसके नीचे है हेल्पलाइन। कोई भी टूल के ऊपर मैं जब कर्सर लेके जाता हूँ तो वो टूल क्या करता है ये नीचे हेल्पलाइन में लिख के आता है। तो ये एक बेसिक इंटरफेस हुआ। अब और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो व्यू पोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रिड है जो आइसोमेट्रिक पोजीशन दिखा रहा है 3D स्पेस में, इमेजिनरी 3D स्पेस में। अगर मैं स्पेस बार पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 अलग अलग व्यू पोर्ट्स दिखाई देंगे। इसमें ये पर्सपेक्टिव जैसे हम रियलिटी में देखते हैं वो पर्सपेक्टिव अभी तो आइसोमेट्रिक पे रखा हुआ है। फिर अगर हम किसी एक सिंगल डायरेक्शन से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़ एक बार बनाता हूँ, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों कैसे बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्यूब बनाता हूँ यहाँ पर पॉलीगॉन का, और मैं थोड़ा सा इसको स्केल भी करके रखता हूँ। मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि हमने इसको कैसे बनाया। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, F फोकस सिलेक्टेड, F। अब यहाँ 6 प्रेस करता हूँ तो शेडेड प्लस टेक्सचर मोड दिखता है मुझे 6 प्रेस करने के बाद। 5 प्रेस करता हूँ तो प्लेन शेडेड, अभी हमने टेक्सचर नहीं लगाया है तो इसके बीच का डिफरेंस आपको बाद में समझ में आएगा। 4 प्रेस करता हूँ तो इसको कहते हैं वायर फ्रेम। अगर किसी एक व्यू पोर्ट पे मैं कर्सर लेके गया और स्पेस बार पे क्लिक किया तो वो व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज होता है, यानी वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं अल्ट प्रेस करके रखता हूँ और मिडल लेफ्ट क्लिक करता हूँ जो नॉर्मल क्लिक होता है, तो मैंने क्या किया, अल्ट प्रेस करके रखा, नॉर्मल क्लिक करके विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, मैंने दोनों को रिलीज नहीं किया है, और यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये व्यू रोटेट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, व्यू रोटेट हो रहा है। मैं 6 प्रेस करता हूँ, शेडेड व्यू, अल्ट प्रेस करके इसको अलग अलग साइड से मैं देख सकता हूँ। ये है हमारा 3D ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको किसी एक डायरेक्शन से देख रहा हूँ तो उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 एरोज है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हाइट होती है और ये एक्स और जेड पे लेंथ और विड्थ आपको मिलेगी।